नमस्कार मित्रों, सभी का हार्दिक स्वागत अभिनंदन है। दिशा कंप्यूटर क्लासेस ऑनलाइन क्लासेस में सभी बच्चों का स्वागत है। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं राजनीति विज्ञान विषय में। महत्वपूर्ण टॉपिक हमारा है शासन के स्वरूप, अर्थात हम बात करते हैं ये जो टीजीटी स्पेशल क्लास है इसमें शासन के स्वरूप में हम लोग पढ़ेंगे संस्थात्मक शासन, आध्यात्मिक शासन, इसके साथ साथ एकात्मक शासन और संघात्मक शासन के विषय में आज हम लोग पढ़ेंगे। चलिए हम अपनी श्रृंखला को प्रारंभ करते हैं। सर्वप्रथम भैया बताया गया है शासन के प्रकार। इसमें जो पहला प्रकार बताया गया है वो है संसदात्मक शासन। देखते हैं संसदात्मक शासन क्या है। तो इसमें यह बताया गया है कि कार्यपालिका व्यवस्थापिका परस्पर रूप से संबंधित होते हैं, अर्थात यह शासन की व्यवस्था जिसके अंतर्गत व्यवस्थापिका व कार्यपालिका एक दूसरे से संबंधित होते हैं व एक दूसरे के प्रति उत्तरदायी होते हैं। अगर हम देखते हैं तो गांधी ने स्वयं कहा कि संसदात्मक शासन वह शासन प्रणाली जिसमें वास्तविक कार्यपालिका अर्थात मंत्रिमंडल व्यवस्थापिका अथवा उसके लोकप्रिय सदन के प्रति तथा अंतिम रूप से निर्वाचक मंडल के प्रति अपनी राजनीतिक नीतियों तथा कार्यों के लिए कानूनी रूप से उत्तरदायी होता है और राज्य का प्रधान नामात्र का तथा अंतर्दायी ही होता है। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि जो संसाधन शासन प्रणाली है इसमें दो प्रकार की कार्यपालिका पाई जाती है। एक होती है नामात्र की कार्यपालिका, एक होती है वास्तविक कार्यपालिका। जो वास्तविक कार्यपालिका होती है वो प्रधानमंत्री की मंत्रिपरिषद में निवास करती है और जो नामात्र की कार्यपालिका होती है वो राष्ट्रपति में निवास करती है। इस प्रकार की शासन प्रणाली भारत, बांग्लादेश, ब्रिटेन आदि देशों में पाई जाती है। चलिए हम देखते हैं विशेषताएं, अर्थात क्या विशेषताएं हैं संसदात्मक शासन प्रणाली की। तो सबसे पहली विशेषता भैया यहाँ पर यह बताई गई है कि नाम मात्र की और जो वास्तविक कार्यपालिका है उसमें भेद होता है। जैसा कि अभी आपको बता दिया गया कि जो नाम मात्र की कार्यपालिका होती है वो राष्ट्रपति के पास निवास करती है और जो वास्तविक कार्यपालिका होती है वो जो प्रधानमंत्री की मंत्रिपरिषद होती है उसमें निवास करती है। उसके बाद में जो इसकी अगली विशेषता ये बताई गई है जी, व्यवस्थापिका व कार्यपालिका में घनिष्ठ संबंध होता है। इसके अंतर्गत कार्यपालिका की नियुक्ति व्यवस्थापिका में से ही की जाती है। जैसा कि आप लोग देखते हैं कि भारत के परिप्रेक्ष्य में जो संसद सदस्य चुने जाते हैं उन सदस्यों से ही क्या होता है कि एक व्यवस्थापिका की नियुक्ति होती है और उसके बाद उस व्यवस्थापिका से ही मंत्रिपरिषद के सदस्य चुने जाते हैं। यानी कि जो कह सकते हैं कि कुल कार्यपालिका बनेगी वो जो मंत्रिपरिषद होंगे उनके 15% से कुल अधिक नहीं बनेगी। इस प्रकार से आगे देखते हैं तो आगे ये बताया गया है कि कार्यपालिका अपने कार्यों और नीतियों के लिए व्यवस्थापिका के प्रति ही उत्तरदायी होती है। आगे देखते हैं इसकी अगली विशेषता क्या बताई गई है। अगली विशेषता में यह बताया गया है कि कार्यपालिका के कार्यकाल की अनिश्चितता, अर्थात इस शासन व्यवस्था में मंत्रिपरिषद का कार्यकाल निश्चित नहीं होता है। कार्यपालिका उसी समय तक अपने पद पर बनी रह सकती है जब तक कि उसे व्यवस्थापिका में बहुमत प्राप्त होता है। ये विशेषता प्रमुख रूप से भारत के परिप्रेक्ष्य में लागू होती है। अगली भैया इसमें सामूहिक उत्तरदायित्व, इसमें यह बताया गया है यदि किसी एक मंत्री के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पारित हो जाता है या भ्रष्टाचार की जांच उसके खिलाफ बैठ जाती है, यदि वो पारित भी हो जाता है तो समस्त मंत्रिपरिषद को त्यागपत्र देना पड़ता है। आगे देखते हैं भैया व्यक्तिगत उत्तरदायित्व। प्रत्येक मंत्री अपने अधीन विभाग का प्रबंधक होता है, इस प्रकार उसे व्यक्तिगत रूप से उस विभाग को सुयोग्य ढंग से चलाने के लिए विधानमंडल के प्रति उत्तरदायी रहना पड़ता है। अगला भैया इसमें ये विशेषता बताई गई है कि प्रधानमंत्री का नेतृत्व, अर्थात समस्त जो वास्तविक शक्ति होती है वो प्रधानमंत्री में ही निहित होती है, या कह सकते हैं कि जो मंत्रिमंडल का मुखिया होता है वो प्रधानमंत्री ही होता है। अब हम देखते हैं इसके गुण क्या क्या इसकी गुण हैं। पहला गुण बताया गया है कि व्यवस्थापिका और कार्यपालिका में सहयोग और सामंजस्य, अर्थात सबसे बड़ी विशेषता ये बताई गई है कि जो संसाधन शासन प्रणाली है इसमें मानव शरीर के समान ही शासन व्यवस्था में भी एक प्रकार की आंगिक एकता होती है और श्रेष्ठ शासन के लिए अत्यंत आवश्यक है कि शासन के इन अंगों में पारस्परिक सहयोग हो। केवल संसाधन शासन व्यवस्था में ही इस प्रकार का सहयोग और सामंजस्य पाया जाता है। इसके साथ साथ इसकी जो अगली विशेषता ये बताई गई है कि शासन व्यवस्था जनता के प्रति उत्तरदायी होती है, अर्थात जो सदस्य होते हैं, शासन के सदस्य होते हैं वो जनता के द्वारा चुने जाते हैं और वो उनके प्रति ही उत्तरदायी होते हैं। आगे इसका बिंदु बताया गया है कि सरकार निरंकुश नहीं हो पाती, यह भी इसकी विशेषता मानी जाती है, क्योंकि सामान्यतः जो द्वितीय पक्ष होता है, जो विरोधी दल होता है, यदि सरकार कोई निरंकुशता का कार्य करती है तो वह उसका तीव्रता से विरोध करता है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं भैया अन्य क्या क्या विशेषताएं इसमें बताई गई हैं। आगे बताया गया है कि इसमें गतिरोध की आशंका बहुत कम रहती है, अवसर के अनुकूल परिवर्तनशीलता की जा सकती है इसमें। इसके साथ साथ योग्यतम, अनुभवी एवं लोकप्रिय व्यक्तियों का शासन होता है। इसके साथ साथ राजनीतिक शिक्षा भी इसमें प्राप्त हो जाती है। वंश अनुगत राजतंत्र को प्रजातांत्रिक रूप प्रदान करना। तो ये कुछ भैया इसके गुण थे। चलिए हम देखते हैं इसके कुछ दोषों के विषय में। तो सबसे पहला दोष क्या बताया गया कि शक्ति पृथक्करण सिद्धांत का विरोध करना। आपको ध्यान रखना है कि भैया जो शक्ति पृथक्करण सिद्धांत है यह मॉन्टेस्क्यू ने दिया था और इसमें यह बताया गया था कि कार्यपालिका, व्यवस्थापिका और न्यायपालिका ये तीनों की शक्तियां अलग अलग होती हैं, इसे ही कहा गया है शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत। इसमें पहला तो ये बता दिया गया। दूसरा यह है कि दलित तानाशाही का भय। संसाधन शासन में राज शक्ति संपूर्ण जनता के हाथ में न रहकर एक दल विशेष के हाथ में रहती है। व्यवस्थापिका के लोकप्रिय सदन में जिस राजनीतिक दल को बहुमत प्राप्त होता है उसी के द्वारा कार्यपालिका का निर्माण किया जाता है। इस प्रकार से दलित तानाशाही की स्थिति आ जाती है। उसके बाद इसमें यह बताया गया है कि निर्बल शासन, क्योंकि शासन जो होता है वो एक मंत्रिपरिषद के सदस्यों में बटा होता है, इस प्रकार से एक निर्बल शासन कहा जा सकता है।
आगे भैया बताया गया है कि बहुदलीय व्यवस्था में सरकार के निर्माण में कठिनाई, अर्थात जब किसी भी दल को स्पष्ट बहुमत प्राप्त नहीं होता है तो सरकार के निर्माण में बहुत समस्या उत्पन्न हो जाती है। आगे भैया है कार्यपालिका की अस्थिरता, यानी कि कोई निश्चित नहीं, कार्यपालिका का कार्य कोई निश्चित नहीं होता है, बीच में ही भंग किया जा सकता है, जिससे विकास में रुकावट आ सकती है। आगे है नीति में अविच्छिन्नता व अनुरूपता नहीं पाई जाती है। इसके साथ साथ अच्छे व्यक्तियों का शासन होता है, क्योंकि सामान्यतः कहा जाता है कि मंत्रिपरिषद में इसमें जो या कार्यपालिका के जो सदस्य होते हैं, जो या व्यवस्थापिका के सदस्य होते हैं, वो जनता के द्वारा चुने जाते हैं। इस प्रकार से इसमें चोर डाकू या फिर अन्य जो कह सकते हैं भ्रष्ट व्यक्ति भी आसानी से इसमें आ जाते हैं। आगे है भैया मंत्रिपरिषद के अधिनायकवाद की प्रवृत्ति। वर्तमान समय में संसदात्मक शासन व्यवस्था की प्रवृत्ति देखने में आई है कि संपूर्ण राजशक्ति मंत्रिपरिषद के हाथों में केंद्रित हो जाती है और व्यवस्थापिका उसके हाथों की कठपुतली मात्र रह जाती है। या फिर हम ये कह सकते हैं कि प्रधानमंत्री की जो चुनी हुई मंत्रिपरिषद होती है, संपूर्ण शक्ति उसके हाथ में होती है और वह कार्यपालिका पर इसका दुरुपयोग भी करने लगता है। आगे बताया गया है कि प्रशासन कार्य की ओर उचित ध्यान नहीं दे पाता है। उग्र राजनीतिक दलबंदी भी इसमें आ जाती है। संकट काल में कार्यपालिका की जो निर्बलता आ जाती है, यानी कि युद्ध हो गया या फिर बाह्य आक्रमण हो गया, तो उस दशा में जब तक कार्यपालिका आदेश देगी तब तक शत्रु हमें जीत सकता है। मंत्रिमंडलों का बढ़ता हुआ आकार भी एक समस्या उत्पन्न कर रहा है। तो अभी हम लोगों ने देखा है इस बिंदु में भैया संसाधन संरक्षण प्रणाली के विषय में मैं ऐसा करता हूँ कि ये आपके लिए महत्वपूर्ण साबित हो। चलिए हम देखते हैं अगला जो हमारा बिंदु बताया गया है, शासन का जो अगला रूप बताया गया है वो है अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली। चलिए देखते हैं अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली में क्या विशेषताएं बताई गई। सबसे पहले विशेषता तो भैया इसकी मुख्य विशेषता ये है कि कार्यपालिका व्यवस्थापिका से पृथक होती है, अर्थात इसमें यह माना गया है कि जिस शासन व्यवस्था के अंतर्गत कार्यपालिका विभाग व्यवस्थापिका विभागन से सर्वथा पृथक होता है और कार्यपालिका विभाग का प्रधान एक व्यक्ति होता है जो व्यवस्थापिका के प्रति उत्तरदायी नहीं होता है, उसे अध्यक्षात्मक शासन कहते हैं। हमें कह सकते हैं कि इसमें जो संपूर्ण शक्ति होती है वो राष्ट्रपति के हाथ में निहित होती है। तात्पर्य है कि इस शासन व्यवस्था के अंतर्गत कार्यपालिका के प्रधान अर्थात राष्ट्रपति को देश के नागरिकों द्वारा प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से चुना जाता है। निर्वाचित होने के बाद राष्ट्रपति किन्हीं भी व्यक्तियों को मंत्रिपरिषद पर नियुक्त कर सकता है। इस प्रकार मंत्रिपरिषद का निर्माण होता है। यहाँ पर हम ये कह सकते हैं कि जो शासन की प्रणाली होती है वो अकेले राष्ट्रपति के द्वारा ही चलाई जाती है। चलिए हम देखते हैं आगे इसकी कुछ विशेषताएं। विशेषताओं में पहला विशेषता ये बताई गई है कि कार्यपालिका के कार्य की निश्चितता। वहां पर अनिश्चितता थी, यहाँ पर क्या है, निश्चित है। तात्पर्य है कि कार्यपालिका के प्रधान का निर्वाचन एक निश्चित समय के लिए किया जाता है। जैसे अमेरिका की अगर हम बात करें तो अमेरिका में राष्ट्रपति का कार्यकाल 4 वर्ष का होता है। अमेरिका हो गया, नाइजीरिया हो गया, रूस हो गया, तो यहाँ के जो राष्ट्रपति हैं उनका कार्यकाल निश्चित है, बीच की अवधि में उन्हें हटाया नहीं जा सकता है। परंतु भारत में क्या होता है कि यदि प्रधानमंत्री के पास बहुमत नहीं तो उसे अपने पद से इस्तीफा देना पड़ेगा। आगे ये बताया गया है कि एक ही कार्यपालिका, अर्थात यहाँ पर नाम मात्र की और वास्तविक कार्यपालिका अलग अलग नहीं होती, एक ही कार्यपालिका होती है, परंतु संस्थात्मक में क्या होता है कि अलग अलग होती है। दूसरा ये बताया गया है कि कार्यपालिका और व्यवस्थापिका का पृथक्करण होता है, यानी कि यह शासन व्यवस्था मॉन्टेस्क्यू के शक्ति पृथक्करण सिद्धांत पर आधारित है, अर्थात इसके अंतर्गत कार्यपालिका तथा व्यवस्थापिका एक दूसरे से स्वतंत्र रहती हैं। व्यवस्थापिका के अविश्वास एवं निंदा प्रस्ताव का कार्यपालिका पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है और न ही कार्यपालिका कानून निर्माण संबंधी कार्यों में भाग लेती है। तो आज आप लोगों ने देखा ये कुछ इसकी विशेषताएं। चलिए हम आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं कि इनमें कौन कौन से गुण पाए जाते हैं। जी, सबसे पहला जो गुण ये बताया गया है वो क्या है कि शासन में स्थायित्व रहता है, अर्थात जब कार्यपालिका और व्यवस्थापिका का टाइम निश्चित होता है तो इस प्रकार से इनका शासन जो रहता है वो स्थायी रहता है, बीच में भंग नहीं होता है। व्यवस्थापिका का निर्माण भी एक निश्चित समय के लिए होता है, इस अवधि के पूर्व दोनों में से किसी को हटाया नहीं जा सकता है। दूसरा ये बताया गया है कि शासन में कुशलता, अर्थात कार्यपालिका शक्ति व्यवस्थापिका से स्वतंत्र होने के कारण कार्यपालिका अधिक साहस एवं स्वतंत्रतापूर्वक प्रशासन संबंधी कार्य कर सकती है। आगे बताया गया है कि प्रशासन में भी एकता पाई जाती है, शक्ति पृथक्करण सिद्धांत का पालन होता है, दलबंदी बुराइयां भी कम होती हैं, बहुदलीय प्रणाली के यह अत्यंत उपयुक्त मानी जाती है, योग्यतम व्यक्तियों के मंत्रिमंडल का निर्माण भी इसमें संभव हो जाता है। इसके साथ अगर बात करें तो संकट काल के लिए श्रेष्ठ होती है, क्योंकि किसी से सलाह लेने की आवश्यकता नहीं होती है और राष्ट्रपति आसानी से निर्णय अपने दे सकता है। इसके साथ साथ कार्यपालिका विधानमंडल पर छा नहीं सकती है। तो ये कुछ भैया आप लोगों ने गुण देखे। चलिए हम देखते हैं कुछ इनके दोष के विषय में। दोस्तों ये बताया गया कि प्रशासनिक एकता सिद्धांत का विरोध करता है, क्योंकि सामान्यतः वर्तमान समय प्रशासन के संबंध में आंगिक सिद्धांत का प्रतिपादन किया गया है, जिसके अनुसार प्रशासन में भी मानवीय शरीर के समान ही एकता और अंगों की परस्पर निर्भरता होती है। लेकिन अध्यात्मक शासन इस सिद्धांत के विरुद्ध है, क्योंकि इसके अंतर्गत व्यवस्थापिका और कार्यपालिका एक दूसरे से संबंध नहीं रखती हैं। इसके साथ साथ विधायी और प्रशासनिक विभागों में सहयोग का अभाव होता है। अध्यात्मक शासन का सर्वप्रमुख दोष भी यही माना गया है, जिससे कानून निर्माण और प्रशासन दोनों ही कार्य ठीक प्रकार से नहीं हो पाते हैं। वर्तमान समय में कानून निर्माण का कार्य अधिक जटिल हो गया है कि कार्यपालिका के लिए अधिक और योग्य अनुभवी सदस्यों के बिना व्यवस्थापिका इस कार्य को ठीक प्रकार से नहीं पूर्ण कर सकती है।
इसके साथ साथ वैदेशिक संबंधों के संचालन में भी कठिनाई होती है, कम राजनीतिक शिक्षा प्राप्त होती है, निरंकुशता की आशंका बनी रहती है, परिवर्तनशीलता का अभाव रहता है, व उत्तरदायित्व की अनिश्चितता रहती है। इसके साथ साथ ये कुछ इसमें कह सकते हैं दोष भी बताए गए, परंतु इसके साथ साथ अगर देखें तो वर्तमान समय में ऐसे देश जो अध्यात्मक शासन प्रणाली को अपनाते हैं वो एक विकसित देश की श्रेणी में माने जाते हैं। अब हम देखते हैं कुछ अध्यात्मक और संसदात्मक शासन प्रणाली में अंतर देखते हैं। जी, तो पहला अंतर ये बताया गया है कि कार्यपालिका की प्रधान की स्थिति में अंतर, अर्थात इसमें अगर बात की जाए संस्थात्मक में क्या होता है कि जो कार्यपालिका का प्रधान होता है वो नाम मात्र का होता है, और जो कह सकते हैं कि मंत्रिपरिषद का प्रधान होता है वो वास्तविक प्रधान होता है। परंतु अध्यात्मक में क्या होता है कि जो कार्यपालिका का प्रधान होता है वो वास्तविक प्रधान होता है और नाम मात्र की कार्यपालिका इसका इसमें अभाव होता है। अगला क्या बताया गया है, अगला ये बताया गया है कार्यपालिका संबंधी अधिकार। तो इसमें यह बताया गया है कि संस्थात्मक शासन में कार्यपालिका का कार्य निश्चित नहीं होता है और व्यवस्थापिका अविश्वास प्रस्ताव पास कर भी कार्यपालिका को प्रदर्शित कर सकती है, लेकिन अध्यात्मक शासन में कार्यपालिका का कार्यकाल निश्चित होता है और महाभियोग के अतिरिक्त अन्य किसी भी प्रकार से कार्यकाल को प्रदर्शित नहीं किया सकता है। इसके साथ साथ इसमें व्यवस्थापिका और कार्यपालिका के पारस्परिक संबंध के विषय में भी अंतर पाया जाता है और संता के संरक्षक के रूप में तुलना हम कर सकते हैं, जनतंत्रात्मक सिद्धांतों के आधार पर भी इसकी हम तुलना कर सकते हैं। तो इस प्रकार से अब आप लोगों ने देखा अध्यात्मक शासन प्रणाली के विषय में। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। अगला जो हमारा बिंदु है इसमें जी वो माना जाता है एकात्मक शासन प्रणाली। एकात्मक शासन प्रणाली के विषय में हम ये कह सकते हैं कि इसमें कि सामान्य रूप से जब शासन की जो समस्त शक्तियां होती हैं वो केंद्र सरकार के पास होती हैं तो उसे हम एकात्मक शासन प्रणाली कह सकते हैं। इसमें जैसे हम बात करते हैं तो ये बताया गया है कि एक राज्य के संविधान के द्वारा क्षेत्र के आधार पर शक्तियों का जो केंद्रीकरण या वितरण किया जाता है और राज्य के अंतर्गत केंद्रीय एवं स्थानीय शक्तियों के बीच जो संबंध पाया जाता है इसमें दो प्रकार की शासन व्यवस्थाएं, एक तो एकात्मक हो गया, एक संघात्मक हो गया। तो एकात्मक में हमें कह सकते हैं कि इसके अंतर्गत संविधान के द्वारा शासन की संपूर्ण शक्ति किसके पास होती है, केंद्र सरकार के पास होती है। और हमें कह सकते हैं कि जो स्थानीय सरकारों का जो अस्तित्व एवं शक्तियां होती हैं वो केंद्र सरकार की इच्छा पर निर्भर करती हैं और विभिन्न विद्वानों ने इस कह सकते हैं कि इसे इस प्रकार से जैसे डायसी ने क्या कहा है कि एक केंद्रीय शक्ति के द्वारा सर्वोच्च शक्ति का प्रयोग किया जाना ही एकात्मक शासन है। इसमें अगर देखें तो प्रमुख रूप से इटली है, ब्रिटेन है, फ्रांस है, डेनमार्क है, स्वीडन है, हॉलैंड है और नॉर्वे है। चलिए अब हम इसकी विशेषताएं देखते हैं। पहली विशेषता ये बताया गया है कि संविधान के द्वारा शक्तियों का विभाजन नहीं होता है, अर्थात एकात्मक शासन में संविधान के अनुसार संपूर्ण राजशक्ति केंद्रीय सरकार में निहित होती है और केंद्र तथा इकाइयों की सरकार में उनका विभाजन नहीं किया सकता है। केंद्रीय सरकार संपूर्ण देश में और सभी विषयों के संबंध में सर्वोच्च होती है और इस सरकार द्वारा प्रत्येक प्रकार का कार्य किया जा सकता है। इसके साथ साथ स्थानीय सरकारों की केंद्र पर निर्भरता भी होती है। इकहरी नागरिकता पाई जाती है, जैसे ब्रिटेन में इकहरी नागरिकता पाई जाती है, भारत में इकहरी नागरिकता पाई जाती है और जो अमेरिका है वहाँ पर दोहरी नागरिकता का प्रावधान पाया जाता है। तो यह है इसकी कुछ विशेषताएं। चलिए इसके हम कुछ गुण के विषय में देखते हैं। तो पहला इसमें गुण क्या बताया गया है कि प्रशासन में एकता, अर्थात जब समस्त शक्तियां केंद्र सरकार के पास होती है तो वहाँ पर एकता बनी रहती है, हर कोई राज्य अपने ओर खींचने का प्रयास नहीं करता है। इसके साथ साथ संगठन में सरलता रहती है क्योंकि संगठन की जड़ से एकात्मक शासन बहुत सरल होता है। इसके अतिरिक्त इस संगठन में पर्याप्त परिवर्तनशीलता भी रहती है। केंद्रीय सरकार आवश्यकता अनुसार शासन में किसी भी प्रकार का परिवर्तन कर सकती है। चलिए आगे देखते हैं अगली विशेषता इसमें क्या बताई गई है कि संकट काल के लिए बहुत उपयुक्त होती है क्योंकि समस्त शक्ति एक व्यक्ति के पास होती है और आसानी से इसका निर्णय ले सकता है। और इसमें राष्ट्रीय एकता की भावना बनी रहती है, मित्रता की भी स्थिति रहती है, छोटे देशों के लिए बहुत उपयुक्त मानी जाती है। अब हम देखते हैं इसके कुछ दोषों के विषय में। केंद्रीय सरकार के निरंकुश होने का भय रहता है क्योंकि इसमें है क्या कि समस्त शक्ति एक व्यक्ति के पास है और आसानी से निरंकुश हो सकता है। राजनीतिक चेतना जागृत करने में यह असमर्थ है। अक्षम और अकुशल शासन है। स्थानीय संस्थाओं के कार्य में बाधा पहुंचाता है। नौकरशाही का इसमें शासन आ जाता है और विविधताओं वाले विशाल राज्यों के लिए यह अनुपयुक्त है। यह व्यवस्था सिर्फ छोटे राज्यों के लिए ही लागू होती है भैया, आज जी यह सिर्फ छोटे राज्यों के लिए ही लागू होती है। इसके कुछ दोष होगा। चलिए हम देखते हैं अगली जो इसका अगला प्रकार है वो है संघात्मक शासन। जी ये है आपका संघात्मक शासन। तो संघात्मक शासन की अगर हम बात करते हैं तो सामान्यतः इसमें क्या बताया गया है, इसमें यह बताने का प्रयास किया गया है कि जिन राज्यों में संविधान के द्वारा एक ही केंद्रीय सरकार और प्रांतीय सरकारों के बीच शक्ति विभाजन कर दिया जाता है, ऐसा प्रबंध कर दिया जाता है कि इन दोनों पक्षों में कोई अकेला इस शक्ति विभाजन में परिवर्तन न कर सके, तो उसे संघात्मक शासन कहते हैं। जैसे भारत भी है इसका उदाहरण। भारत एकात्मक और संघात्मक का मिश्रण है, आपको ध्यान रखना है क्योंकि जब कोई विपत्ति आएगी तो केंद्र सरकार मजबूत हो जाती है, वैसे विकास में सभी राज्यों को समान मौका दिया गया है। ये अमेरिका और स्विट्जरलैंड इसका सबसे उत्तम उदाहरण है। भारत जो है इसका मिश्रण माना जाता है। जी इसके साथ अगर देखें तो गांधी ने स्वयं परिभाषित किया है कि संघ एक ऐसी प्रणाली है जिसमें केंद्रीय तथा स्थानीय सरकारें एक ही प्रभुत्व शक्ति के अधीन होती हैं। ये सरकारें अपने अपने क्षेत्र में जिसे संविधान अथवा संसद का कोई कानून निश्चित करता है सर्वोच्च होती हैं। चलिए हम देखते हैं इसकी कुछ विशेषताओं के विषय में। इसकी विशेषता ये बताई गई है कि शक्तियों का विभाजन, अर्थात संघीय सरकार के अंतर्गत संविधान के द्वारा केंद्र सरकार और स्थानीय सरकारों के बीच शक्तियों का विभाजन कर दिया जाता है और
इसके तहत साधारणतः यह विभाजन इस आधार पर किया जाता है कि राष्ट्रीय महत्व के विषय अर्थात संघ की सभी इकाइयों से समान रूप से संबंधित विषय केंद्रीय सरकार के सुपुर्द कर दिए जाते हैं और स्थानीय महत्व के विषय इकाइयों की सरकारों को सुपुर्द कर दिए जाते हैं। जैसे भारत में अगर देखा जाए कोई केंद्रीय विषय होगा तो उस पर केंद्र सरकार कानून बनाएगी और जो स्थानीय विषय होंगे उन पर राज्य सरकार कानून बनाती है। इसके साथ साथ प्रभुत्व शक्ति का दोहरा प्रयोग इसमें होता है और संविधान की सर्वोच्चता होती है, न्यायपालिका की सर्वोच्चता होती है, दोहरी नागरिकता पाई जाती है। जैसे अगर आपको अमेरिका का नागरिक बनना है तो पहले आप किसी राज्य के नागरिक बने, उसके बाद आप अमेरिका के नागरिक माने जाएंगे। तो ये तो इसकी कुछ विशेषताएं होंगी। चलिए हम गुणों के विषय में पढ़ते हैं। तो पहला गुण इसमें भैया ये बताया गया है कि राष्ट्रीय एकता और स्थानीय स्वशासन में सामंजस्य बना रहता है। संघीय शासन के अंतर्गत केंद्रीय सरकार और प्रांतीय सरकारों के बीच सख्त विभाजन किया जाता है। राष्ट्रीय महत्व के विषय केंद्रीय सरकार और स्थानीय महत्व के विषय इकाइयों को सरकारों को दे दिए जाते हैं। इस प्रकार से इनमें सामंजस्य बना रहता है, कोई विरोध की भावना नहीं आती है। आगे देखते हैं अगला बिंदु। इसमें क्या बताया गया है कि निर्बल राज्यों को शक्तिशाली बनाने की पद्धति पर यह काम करता है। स्थानीय स्वशासन के लाभ सभी राज्यों को मिल जाते हैं अर्थात उनको विकास का समान मौका मिलता है। इसके साथ साथ मितव्ययिता और औद्योगिक विकास भी संभव है। निरंकुशता की आशंका नहीं होती क्योंकि राज्यों को भी शक्तियां दी जाती हैं। राजनीतिक चेतना जागृत होती है। केंद्रीय शासन की कार्यकुशलता में वृद्धि होती है। विशाल राज्यों के जैसे भारत हो गया, अमेरिका हो गया, इनके लिए बहुत उपयुक्त माना जाता है। विश्व संघ की ओर एक कदम माना जाता है। चलिए हम कुछ दोषों के विषय में देखते हैं। जी, इसका सबसे पहला दोष क्या बताया गया है कि आंतरिक प्रशासन संबंधी इसमें निर्बलता आ जाती है। कारण क्या है कि राज शक्ति की एकता के अभाव में संघ राज्य में वह एकता की और शक्ति नहीं होती है जो एकात्मक शासन में होती है। जिन विषयों का प्रबंध संघ की इकाइयों द्वारा किया जाता है उनके संबंध में विभिन्न क्षेत्रों में भिन्नता होने के कारण शासन में निर्बलता आ जाती है और दूसरे प्रशासन के कारण प्रबंध में आवश्यक देरी लगती है। विशेष रूप से संकटकालीन परिस्थिति में यह प्रशासन संबंधी निर्बलता बहुत अधिक दुधाई भी होती है। इसके साथ साथ अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में निर्बलता आ जाती है। इकाइयों द्वारा पृथक होने की आशंका लगी रहती है। संघ राज्य का जटिल संबंध हो जाता है। सीमा विवाद होने की आशंका रहती है। राष्ट्रीय एकता पर आघात पहुंचता है और अपव्यय भी इसमें बहुत होता है। इसके साथ साथ उत्तरदायित्व की अनिश्चितता भी बनी रहती है। चलिए हम देखते हैं भैया अगला जो हमारा बिंदु बताया गया है कि एकात्मक तथा संघात्मक सरकार में क्या अंतर है। तो पहला अंतर ये बताया गया है कि शक्तियों के विभाजन का अंतर। एकात्मक शासन में संविधान द्वारा शक्तियों का विभाजन नहीं किया जाता है, जबकि जो संघात्मक शासन होता है उसमें शक्तियों का विभाजन राज्य और केंद्र में कर दिया जाता है। प्रांतीय सरकारों की स्थिति में अंतर। जी, एकात्मक शासन में प्रांतीय और स्थानीय सरकारें पूर्णतः केंद्रीय शासन के अधीन होती हैं, लेकिन संघ राज्य में प्रांतीय सरकारों को संविधान से ही शक्ति प्राप्त होती है और ये सरकारें केंद्रीय सरकार के अधीन नहीं वरन समान होती हैं। इसके साथ साथ नागरिकों की स्थिति में भी अंतर होता है। एकात्मक शासन में एकही नागरिकता की व्यवस्था होती है और नागरिक केंद्रीय सरकार के प्रति भक्ति रखते हैं, लेकिन संघ राज्य में नागरिक केंद्रीय सरकार और प्रांतीय सरकार दोनों के प्रति भक्ति रखते हैं। साधारणतः दोहरी नागरिकता की व्यवस्था होती है। जैसे जो अमेरिका में राज्य हैं, वहाँ के जो राज्य हैं वो यदि चाहें तो अपने आप को स्वतंत्र घोषित कर सकते हैं, परंतु भारत और ब्रिटेन के परिप्रेक्ष्य की हम बात करें तो कोई भी राज्य इसकी संघ से अलग नहीं हो सकता। इसके साथ साथ संविधान के रूप का भी अंतर होता है। एकात्मक राज्य में संविधान लिखित, अलिखित, कठोर या लचीला किसी प्रकार का हो सकता है, लेकिन संघ राज्य एक ऐसा लिखित समझौते का परिणाम होता है जिससे कोई एक पक्ष अकेला ना बदल सके, इसलिए संघ राज्य का विधान आवश्यक रूप से लिखित और कठोर होता है। तो आज हम लोगों ने देखा भैया शासन के स्वरूप के विषय में, जिसमें एकात्मक शासन, संघात्मक शासन और इसके साथ साथ हम बात कर सकते हैं कि इसमें संस्थात्मक शासन हो गया और अध्यक्षात्मक शासन हो गया। मैं ऐसा करता हूं कि ये सारे प्रश्न आपकी परीक्षा में पूछे जाएं और आप टीजीटी में निश्चित सफलता सुनिश्चित करें। यदि वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें और आपके जो भी मित्र जिन्होंने टीजीटी में अप्लाई किया उनको आप ये शेयर अवश्य करें। धन्यवाद।